हाउ डू वी पीरियडाइज, मतलब हम पीरियड्स में हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करते हैं। तो उसका यहाँ पर एक बैकग्राउंड दिया हुआ है। जो जेम्स मिल थे, अब ये थे कौन? ये थे एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। इन्होंने 1817 में एक बुक पब्लिश की जिसके 3 वॉल्यूम हैं। पता होना चाहिए, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 वॉल्यूम में ये वर्क था। बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब इन्होंने ये बुक 3 वॉल्यूम में क्यों निकाली? रीज़न ये था कि इन्होंने इस बुक को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, और वो 3 पीरियड्स कौन थे? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब रीज़न क्या था हिंदू मुस्लिम का? देखिए यहाँ पर एक तो जब ब्रिटिशर्स आए तो हिंदू का और मुस्लिम के जो राजा थे उनका राज था, ठीक है, और रिलीजन के बेस्ड पे फिर इन्होंने यहाँ पर डिवाइड किया। ऐसा इनका कहना था कि उस टाइम पर जब ये आए थे तब इंडिया में जो रिलीजन है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी और रिलीजन के बेस्ड पे मार धाड़ हुआ करती थी। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम 2 पीरियड और ये खुद जो ब्रिटिश पीरियड इंडिया में आया उन तीनों को लेके इन्होंने ये जेम्स मिल ने बुक लिखी थी। पता होना चाहिए, ये आपको पूछा जा सकता है ये आपसे एग्जाम में। अब जो पीरियडाइजेशन इन्होंने किया हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश का, इसको वाइडली लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और लोगों ने इस बुक को पढ़ा भी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हम हिस्ट्री को डिवाइड करते ही क्यों है डिफरेंट पीरियड्स में? रीज़न एक तो ये है कि हमें टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती हैं, उसके सेंट्रल फीचर्स पता चलते हैं। और हम जैसे कि बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में भी कि हम टाइम में नहीं बता सकते एक्चुअल में किस टाइम क्या हुआ था, बट हाँ पीरियड्स में हम बता सकते हैं कि किस टाइम का पीरियड कैसा था, मॉडर्नाइजेशन का पीरियड कैसा था, पास्ट का पीरियड कैसा था, है ना। तो इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीनों में पता चलता है कि हिंदूज में कौन रूलर्स आए, मुस्लिम्स में कौन आए, ब्रिटिशर्स ने कैसे रूल किया। देखिए मिल का ऐसा मानना था कि सभी जो एशियन सोसाइटीज़ हैं, अब एशियन सोसाइटीज़ के अंदर तो इंडिया भी आता है, तो इनका मानना था कि जो सभी एशियन सोसाइटीज़ हैं वो लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पर है, मतलब सिविलाइजेशन उनके अंदर है ही नहीं जितनी यूरोप के लोगों के अंदर है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब उन्होंने क्या देखा और इंडिया में ब्रिटिशर्स के रूल से पहले था क्या एक्चुअल में। तो इनका कहना है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब इन्होंने देखा कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो रूल कर रहे हैं कंट्री पर डेस्पोट तरीके से कर रहे हैं। डेस्पोट्स का मतलब क्या होता है? क्रुएलिटी से, ठीक है, बहुत ही निर्दयी तरीके से, जो अपनी पावर का यूज़ गलत तरीके से करते हैं। और यहाँ पर रिलीजियस इनटॉलरेंस भी था इंडिया के अंदर। रिलीजियस इंटॉलरेंस का मतलब एक दूसरे के धर्म को देख के खुश नहीं थे, एक दूसरे के धर्म की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसको देखना पसंद नहीं करते थे। लोग जो हैं वो कास्ट के नाम पर, मतलब देखिए एक दूसरे के रिलीजन के नाम पर मारधाड़ करते थे। कास्ट टैबूज था, अपर कास्ट लोअर कास्ट में बांटा हुआ था लोगों को। और यहाँ पर सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस का मतलब जो मैजिक में बिलीव करते हैं, टोना टोटका एट्सेट्रा। हिस्ट्री के किसी भी पीरियड को आप एज अ हिंदू एज अ मुस्लिम रेफर कर सकते हैं। और वैराइटीज़ ऑफ फेथ्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल करती थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम रूलर्स की बात करें, जितने भी एंशिएंट रूलर्स यहाँ पर रूल करके गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी का फेथ सेम था। सबके फेथ्स अलग थे, सबके रिलीजन अलग थे, सबके बिलीफ अलग थे। अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से हटकर बात करें, मतलब कैसे, जैसे मुस्लिम, हिंदू एंड ब्रिटिश, इन तीनों से हटकर, इन तीनों पीरियडाइजेशन से हटकर अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इंडियन हिस्टोरियंस की, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियडाइजेशन में बांटा है, तो मतलब 3 भागों में बांटा है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। लेकिन इस डिवीज़न में भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। पहली बात तो जो ये पीरियडाइजेशन हुआ है ये इन्होंने बोरो किया है वेस्ट से, और जहाँ पर मॉडर्न पीरियड का मतलब होता है साइंस में, रीजन में, डेमोक्रेसी में, लिबर्टी में, इक्वेलिटी में, इन सब में प्रोग्रेस होना, ग्रोथ होना। और अगर मिडिवल पीरियड की बात करें तो उसका मतलब उसके अंदर मॉडर्न सोसाइटी की कोई भी फीचर्स फिट नहीं होते हैं। और आप इस बुक में ये भी पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिश रूल हुआ, जब इंडिया पर, जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन पीपल पर रूल किया, तब यहाँ पर ना तो कोई इक्वेलिटी थी, ना कोई फ्रीडम थी, ना कोई लिबर्टी थी, और ना ही कोई ग्रोथ था इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और ना ही कोई प्रोग्रेस थी। तो इसी वजह से काफ़ी इंडियन हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को कॉलोनियल कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कॉलोनियल। अब ये कॉलोनियल वर्ड आया कैसे और इंडियन हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश रूल के पीरियड को कॉलोनियल क्यों कहा है, ये हम बात करेंगे यहाँ पर। कॉलोनियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पहले इस शब्द का मतलब जान लीजिए। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कंट्रोल किया, या फिर ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो यूरोपियन कंट्री है उन्होंने इंडिया को कंट्रोल किया, तो उसे कहा जाता है कॉलोनियल। अब जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर तो इन्होंने अपने रूल को स्टैब्लिश किया, मतलब इन्होंने स्थापित किया अपना रूल यहाँ पर, और उन्होंने सब्जुगेट किया लोकल नवाब्स को, लोकल राजाओं को। तो सब्जुगेट का मतलब क्या होता है? किसी को दबा देना, बहुत प्रेशराइज कर देना, या किसी को इतना हरा देना कि सामने वाला घुटने टेक दे। तो इन्होंने यहाँ के जो लोकल नवाब्स थे और राजा थे उनको सब्जुगेट किया। तो यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी, इन सब पर कंट्रोल किया। यहाँ के जो रेवेन्यूज़ हैं उनको कलेक्ट किया। रेवेन्यूज़ कैसे कलेक्ट करते थे? अच्छा खासा टैक्स इंपोज करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, और अपने जो एक्सपेंसेस हैं उन्हीं टैक्स के थ्रू निकालते थे वो लोग। और इन्होंने देखिए क्या किया, यहाँ पर
जो गुड्स होते थे ना उनको लो प्राइसेस पर, मतलब कम प्राइसेस पर खरीदते थे। उनके लिए तो ये चीज़ फ़ायदे के लिए थी ना, और वो क्या करते थे कि जो ये लो प्राइसेस पर चीज़ें खरीदते थे उनको एक्सपोर्ट भी करते थे हाई प्राइसेस पे। तो कहा जाता था ना इंडिया की कभी सोने की चिड़िया थी, तो वो चीज़ें यहाँ पर देखिए अप्लाई होती हैं कि यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं उनको प्रोड्यूस करते थे और एक्सपोर्ट करते थे। देखिए यहाँ से तो चीज़ें लो प्राइसेस पे लेते थे, लेकिन अपने वहाँ पर जब एक्सपोर्ट करते थे तो वो महंगे दामों पर एक्सपोर्ट करते थे। तो जब ब्रिटिशर्स थे, जब उन्होंने रूल किया तो यहाँ के वैल्यू, टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, इन सब में उन्होंने चेंज लाने की कोशिश की। देखिए जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को सब्जुगेट करती है, मतलब दबाती है, कंट्रोल करती है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिक वे से, मतलब जो फिनेंशियल वे से, और सोसाइटी को जैसे सोशल प्रैक्टिसेस पे भी, कल्चर पे भी, इन सब पर जब चेंज करती है तो ऐसी चीज़ों को इस चीज़ को कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसको हम कॉलोनाइजेशन कहेंगे, है ना, कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को हर तरीके से, हर डोमेन में, हर एरिया में सब्जुगेट करे। देखिए सभी क्लासेस ने, सभी ग्रुप्स ने सेम एक्सपीरियंस नहीं किया, सेम चेंजेस नहीं एक्सपीरियंस किए, इसीलिए हम अपनी हिस्ट्री को कहते हैं आवर पास्ट। पास्ट के आगे एस लगा दिया जिसका मतलब प्लूरल बन गया वो, तो इसी वजह से कहा जाता है हमारा इतिहास आवर पास्ट, ताकि हमें ये समझ में आए कि सभी क्लासेस और सभी जो ग्रुप्स यहाँ पर रहे हैं सब ने यही सेम चेंजेस नहीं देखे हैं, वेराइटीज़ रही हैं, सबका टाइम डिफरेंट रहा है, सबके पीरियड्स डिफरेंट रहे हैं। ओके, ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स को लगा कि हर चीज़ रिटन में होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है रिटन में चीज़ों को, लिखित में चीज़ों को, रिकॉर्ड को रखना। उससे क्या होगा कि, और सबसे बड़ी बात उन्होंने सोचा क्या था, क्या क्या लिखित में होना चाहिए, जैसे कि जो भी वो इंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं, प्लान बनाते हैं, कोई भी नई पॉलिसी आती है, कोई नया डिसीजन वो मेडअप करते हैं, हर एग्रीमेंट को रिटन में रखना होगा, इन्वेस्टिगेशंस को रिटन में रखते थे, ताकि उससे क्या हो, चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ। और जब ये सारी चीज़ें रिटन में लिखी जाएंगी, जब एक बार ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, डन हो जाएंगी, उसके बाद प्रॉपर स्टडी की जा सकती है उन चीज़ों पे, और प्रॉपर क्या होगा, डिबेट किया जा सकता है चीज़ों पे, और पता चलेगा कहाँ पर शॉर्ट कमिंग्स है, कहाँ पर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या तैयार किए, मेमोज तैयार किए। मेमोज क्या होती हैं, जो फाइल्स होती है ना, जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजी जाती हैं। नोटिंग्स तैयार किए। नोटिंग्स क्या होती है, जो ब्रीफ रिकॉर्ड होते हैं, और रिपोर्ट्स तैयार किए। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं, जो लेटर हैं, ये तैयार तो कर दिए, इनके लिए केयरफुली, इनको प्रिजर्व करने के लिए, मतलब इनको ध्यान से रखने के लिए किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी जहाँ पर ये सेफली रखी जाएं। तो इसलिए रिकॉर्ड रूम अटैच करवाए गए हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में। अब वो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे, जैसे कि तहसीलदार का ऑफिस, कलेक्टोरेट का ऑफिस, कमिश्नर्स का ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स का ऑफिस, लो कोर्ट्स के ऑफिसेज, इन सभी के साथ अटैच्ड रिकॉर्ड रूम रखे गए, जिनके अंदर ये रिटन रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। हर रिटन जो चीज़ें थी वो रिकॉर्ड रूम में रखी जाती थी। और यहाँ पर साथ साथ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी बनवाए गए, उनको भी स्टैब्लिश किया गया, जहाँ पर रिटन रिकॉर्ड्स को रखा जाता था। दोनों आपको याद करने हैं, आर्काइव्स एंड म्यूजियम। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, इसलिए कह रही हूँ इसको, इन चीज़ों को भी ध्यान से आपको पढ़ना है। अब जो लेटर्स और मेमोज हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि मेमोज को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भेजा जाता था 19वीं सेंचुरी में। आप उसको आज के टाइम पर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आर्काइव्स की वजह से वो चीज़ें अभी बिल्कुल सेफ हैं, प्रिजर्व रखी हुई हैं। आप अभी भी वो नोट्स, रिपोर्ट्स, सब चीज़ें पढ़ सकते हैं जिनको प्रिपेयर किया गया था उस टाइम पर, क्योंकि वो आज के टाइम भी प्रिजर्व हैं। अब प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले जो कैलीग्राफिस्ट थे, उन्होंने 19वीं सेंचुरी के कुछ अर्ली टाइम्स में क्या किया, इन सभी रिकॉर्ड्स को रिटन वे से लिखा, और बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने लिखा था। कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत डेकोरेटिव होती है, एकदम साफ होती है जिनकी राइटिंग, और ये कहा जा सकता है कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी, और जो उनको लिखते हैं उनको कहा जाता है कैलीग्राफिस्ट। और मिडिल 19वीं सेंचुरी में जैसे ही प्रिंटिंग जो प्रेस आई, और फिर उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट्स को कॉपीज़ में तैयार किया गया और मल्टीपल कॉपीज़ में इनको रखा गया, और वो आज के टाइम पर बिल्कुल सेफ़ हैं। सर्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे और सर्वेज की प्रैक्टिस बहुत कॉमन भी हो गई थी। तो ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था, अगर इस कंट्री को प्रॉपरली नोन करना है, अगर इस कंट्री को जानना है कि कहाँ से बेनिफिट उठाया जा सकता है, तभी हम इफेक्टिवली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो रीज़न ये भी था सर्वेज करने का, क्योंकि इनको कंट्रोल करनी थी हर टेरिटरी। तो इन्होंने अर्ली 19वीं सेंचुरी में डिटेल सर्वे करवाए, और विलेजेस में जो रेवेन्यू सर्वेज हैं वो कंडक्ट कराए। और जो इन्होंने सर्वेज कराए, उनके पीछे इनका रीज़न क्या था, उनके एफर्ट्स क्या थे, वो देख लेते हैं। देखिए, रीज़न तो साफ है कि उनको टेरिटरी पर बेनिफिट, हर टेरिटरी पर कंट्रोल करना था, प्लस उनको जहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे वहाँ से वो बेनिफिट भी उठा सकेंगे। सस्ते दामों पर चीज़ों को लेते थे, महंगे दामों पर बेचते थे। अब इन्होंने सर्वेज जो है वो स्टार्ट कराए, क्या क्या जानने के लिए। टोपोग्राफी होती है फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया के फिजिकल फीचर्स कैसे हैं। सॉइल क्वालिटी एंड द फ्लोरा, द फोना। साथ ही साथ इन्होंने जो लोकल हिस्ट्रीज थे, क्रॉपिंग पैटर्न थे, उन सबको जानने के लिए इन्होंने सर्वे स्टार्ट कराए।
फिर सेंसस स्टार्ट होने लगे एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, और सेंसस को हर 10 ईयर्स में इनको ऑपरेट किया जाने लगा। अब इस सेंसस में क्या होता था कि लोगों की जो जनसंख्या गणना जिसे बोलते हैं ना, कि लोगों की नंबरिंग कितनी है, ये सब जानने के लिए, ये रिकॉर्ड्स में रखने के लिए सेंसस किए जाते थे। एंड नॉट ओनली द नंबर ऑफ पीपल, दे स्टार्टेड सर्वेइंग अबाउट द कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशंस, और इन्होंने अदर सर्वेज भी स्टार्ट किए जैसे कि बोटेनिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल, सो फॉरेस्ट सर्वेज, ऐसे इन्होंने सर्वे स्टार्ट किए। तो ऑल एंड ऑल इनका बस एक ही मकसद था कि किस तरीके से हर टेरिटरी से बेनिफिट उठाया जाए, कैसे फ़ायदा उठाया जाए। अब बात करेंगे कि जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ये हमें क्या नहीं बताते। तो जो कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स अभी हमने देखे, देखिए कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि जो टेक्स्ट का कलेक्शन हो, ईदर स्पोकन और रिटन। तो जो भी ये रिकॉर्ड्स हैं ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे ये वो सब बताते थे जिसमें ये इंटरेस्टेड हैं, जो ये बताना चाहते हैं, जिसको भी हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ये 1857 का रिबेल का एक पिक्चर दिखाया हुआ है जिसको हम डिटेल में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी हम इसको स्किप करते हुए चलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ये जो अभी हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे कि ये लोग वही बताना चाहते थे जो ये इंटरेस्टेड, जिस चीज़ में ये इंटरेस्टेड थे और जो ये दिखाना चाहते थे, जो इनका मन करता था। रीज़न क्या था इसके पीछे, ये अपनी जो पोस्टेरिटी के लिए, ये अपने आप को, अपनी प्रोस्पेरिटी को प्रिजर्व करना चाहते थे। अब देखिए पोस्टेरिटी क्या होता है, पोस्टेरिटी होता है जो आगे आने वाले लोग हैं, आगे आने वाली जो वंशज है, जो पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए ये अपनी प्रोस्पेरिटी को, प्रोस्पेरिटी क्या है, जो भी एक्चुअली इन्होंने कैसा रूल किया, कितने अच्छे ये लोग थे, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए इन्होंने ये प्रिजर्व किए हैं ये रिकॉर्ड्स। क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड्स हमें वो नहीं बताते कि अदर लोग क्या फील कर रहे थे, इनके अलावा जो कॉमन पीपल थे वो क्या फील कर रहे थे, उन्होंने किस तरीके से इनके एक्शंस पर रिएक्ट किया था, हमें ये सब नहीं पता चलता है। हमें ये सब कैसे पता चलता है, जैसे कि देखिए हमें ना कुछ लोगों की डायरीज मिली हुई हैं, कुछ अकाउंट्स मिले हुए हैं जो पिलग्रिम्स थे, जो यात्रा करने आते थे, जैसे काफ़ी चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे, फाहियान वगैरह, जो हमने 3 ट्रैवलर पढ़े भी थे। तो जो वो ट्रैवलर्स थे, अदर ट्रैवलर एज वेल, नॉट ओनली चाइनीज़ ट्रैवलर्स, तो जो और पिलग्रिम्स थे वो आते थे और उनके जो जब वो आते थे यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस लिखते थे, है ना। उनकी बुक से हमें पता चलता है कि लोग कैसा फील करते थे, एक्चुअल में क्या कंडीशन थी लोगों की। ऑटोबायोग्राफीज से पता चलता है, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही है उनके ऑटोबायोग्राफी से हमें पता चलता है। पॉपुलर बुकलेट से हमें पता चलता है, जो कि हमें लोकल बाजार्स में मिल सकती है। वहाँ से हमें पता चलता है कि लोग एक्चुअली में फील क्या कर रहे थे, और जो भी ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर जो कुछ भी पॉलिसी इम्पोज की है, लोगों के क्या रिएक्शन थे, वो हमें इन लोकल बुक्स में मिलते हैं। जब प्रिंटिंग स्प्रेड हुई तो न्यूज़पेपर भी पब्लिश हुए। अब न्यूज़पेपर पब्लिश हुए तो जो भी ये इश्यूज़ थे इनको पब्लिकली डिबेट किया जाने लगा। जो लीडर्स थे, जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए लिखना स्टार्ट किया। नॉट ओनली इन न्यूज़पेपर बट मैगजीन्स में भी ये लिखते थे, अपनी बुक्स भी लिखते थे। तो जो पोइट्स थे, नॉवेलिस्ट थे, इन्होंने भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, जो कि आज भी ये लोग करते हैं। तो जो भी ये रिसोर्सेज हैं ये सब लिटरेट पीपल के थ्रू ही प्रोड्यूस किए जाते थे। लेकिन फिर भी हम इतना नहीं जान सकते कि हिस्ट्री को किस तरीके से एक्सपीरियंस किया गया, ट्राइबल्स जो थी वो कैसे रहे हैं, पीजेंट्स की क्या कंडीशन थी, ये सब इतना इजी नहीं है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू नो। तो इसी वजह से हमें ये बुक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और तभी हम जान पाएंगे एक्चुअली में हिस्ट्री को जो कॉमन पीपल है उन्होंने कैसे एक्सपीरियंस किया था। यहाँ पे यह चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर ख़त्म होता है।